अब इसको समझिए किस राइट टू एजुकेशन, देयर इज नो मेंशन इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि भारत के मूलभूत संविधान में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था। क्लियर? अब सवाल ये खड़ा था, तब क्या था? तब ये खड़ा होता है जब शिक्षा का अधिकार नहीं था तो इसकी पोजीशन थी आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में एजुकेशन एजुकेशन फॉर 40 years, फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 years। ठीक? और ये डीपीएस, लेकिन मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक 1990 के केस डिफाइन द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। अब मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटका स्टेट 1992 के मामले में वो डिफाइन करता है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार। अब अगर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार तो ये अधिकार सभी लोगों को मिलना चाहिए, किसी एक लोगों को नहीं मिलना चाहिए। एक पर्टिकुलर ये शिक्षा का अधिकार राइट टू इक्वलिटी का पार्ट होना चाहिए, तभी तो सभी लोगों को इस शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तब जब राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट है या शिक्षा का अधिकार है तो ऐसी स्थिति में राइट टू इक्वलिटी के साथ जोड़ा जाए, राइट टू इक्वलिटी के साथ जोड़ा जाए। तो अगर राइट टू इक्वलिटी के साथ जोड़ तो सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, कि समानता के अधिकार में जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उनकृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश स्टेट, और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है राइट टू एज ए फंडामेंटल राइट बट इंक्लूड आर्टिकल 21, यानी मीन्स 21 में जोड़ा जाए। क्यों 21 में जोड़ने की बात आई? क्योंकि एजुकेशन प्रॉस्परस लाइफ के लिए, मीन्स की प्रॉस्परस लाइफ के पोजीशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल्स है, एक इंपॉर्टेंट मीन्स है। मीन्स शिक्षा का अधिकार व्यक्ति, क्योंकि जस्टिस जे.एस. वर्मा क्या कहते हैं कि जो भी अधिकार व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है वह उन सभी अधिकारों का संबंध आर्टिकल 21 से हो, सभी अधिकारों का संबंध आर्टिकल 21 से होगा, ये कंफर्म हो गया। तो जब ये स्थिति आ गई कि 21 से होगा और शिक्षा व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बना रहा है, व्यक्ति के जीवन को प्रॉस्परस बना रहा है, तो इन स्थितियों में इस शिक्षा के अधिकार को इस रूप में देखते हैं तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का एक साधन है। अगर शिक्षा व्यक्ति के जीवन को एक गरिमापूर्ण बनाने का साधन है तो ऐसी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है। और यही कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 20 एट द न्यू आर्टिकल
आर्टिकल ए, आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है और यहाँ एजुकेशन, अब ये हो गया, अब 2002 में ये राइट हो गया, बन गया। उसके बाद यहाँ पर 2009 में एजुकेशन राइट, फ्री एजुकेशन राइट, राइट एक्ट, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया या बनाया गया और 2009 में बना। बिल 21 को इम्प्लीमेंट किया जा रहा, ठीक। अब आर्टिकल 21 इम्प्लीमेंट के बाद, आर्टिकल 21 को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए एक्ट फॉर्मेशन तो होगा और ये प्रोसीजर 35 के तहत है। 35 के आर्टिकल 35 में कहता है, पार्ट 3 में जो भी राइट दिए गए हैं, उन राइटों का इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य आ सकती है। विदाउट लॉ देयर इज नो इम्प्लीमेंट ऑफ द एनी फंडामेंटल राइट। यानी जितने भी अधिकार हैं, भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को अगर इम्प्लीमेंट करना है, उन अधिकारों को अगर स्थापित करना है, तो उसके लिए राज्य को लॉ फॉर्मेशन, ठीक। तो अब यहां पर फ्री एजुकेशन रख दिया गया, यानी फ्री एजुकेशन के मामले में या फ्री एजुकेशन ये स्थिति स्थापित हो है कि राज्य को मौलिक शिक्षा का अधिकार दे दी, ठीक। अब दूसरा डायमेंशन, यहाँ पर एक पोजीशन क्लियर होती है, कई चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती। क्या रीजन था? रीजन क्या है? एक रीजन, शिक्षा व्यक्ति जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट यही है कि राइट टू एजुकेशन द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द प्रॉस्परस लाइफ, यानी मीन्स गरिमापूर्ण जीवन, शिक्षा का अधिकार व्यक्ति के जीवन गरिमापूर्ण अगर है तो इसे 1950 में ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया? क्यों राज्य को दायित्व दिया? राज्य को दायित्व देने का मतलब डीपीएस के अंतर्गत अगर राज्य को दायित्व दिया जाता है, राज्य को यह स्थापित किया जाता है कि राज्य का दायित्व होगा, तो ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है? इंपॉर्टेंट सिचुएशन अगर देखा जाता है या इंपॉर्टेंट, तो यही था कि शिक्षा के अधिकार को देने के लिए, यानी सरकार अगर शिक्षा के अधिकार को जनता को दे रही है, तो उस स्थिति में राज्य के पास संसाधन हो, रिसोर्सेज होने चाहिए। और रिसोर्सेज 95 में था कहां पे? क्योंकि भारत लंबे समय से विदेशी सत्ता से या फॉरेन गवर्नमेंट अथॉरिटी से मुक्त हुआ है, और लंबे समय अगर विदेशी शासन से मुक्त होता है, मुक्त जब वो स्वतंत्र होकर एक राज्य के रूप में अस्तित्व करता है, तो भारत की आर्थिक बहुत कमजोर, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति भारत की। अब उस स्थिति अगर भारत की आर्थिक बहुत कमजोर स्थिति, उस सिचुएशन को अगर देखते हैं या उस को अगर देखते को लेकर एक चीज कही जा सकती कि संसाधन नहीं होने के कारण शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन डीपीएस में राज्य के ऊपर यह दायित्व दे दिया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एजुकेशन के लिए काम करे। इसका मतलब है इस अगर ये पूरे ओवरऑल एनालिसिस की जाए या पूरे ओवरऑल इसका एग्जामिन किया जाता है, तो एक चीज तो साफ निकलती है कि डीपीएस के अंतर्गत राज्य को अगर यह दायित्व दिया जाता है, तो राज्य के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो व्यक्ति के जीवन को प्रॉस्परस बनाए। लेकिन
डीपीएस के अंतर्गत देने के पीछे ये था कि डीपीएस का नेचर लीगल नहीं है, विधिक नहीं है, और विधिक न होने के कारण व्यक्ति डीपीएस के सिद्धांतों को इंप्लीमेंट कराने के लिए राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिट नहीं ला सकता, बल्कि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य राज्य डीपीएस के सिद्धांतों को लागू करे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि संसाधन होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संसाधन होना चाहिए। और 1950 में भारत की पोजीशन है कैसी, बहुत एक इकोनॉमिकल रूप में बहुत कमजोर थी। जब आर्थिक रूप में बहुत कमजोर थी तो राज्य इसे दे कैसे सकता है। राज्य इसलिए कहा गया कि राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है कि राज्य करे। अगर मान लो कि इसे फंडामेंटल राइट में दे दिया जाता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22 के अंतर्गत रिट दाखिल करता है। और अगर न्यायपालिका उस समय यह कहती कि शिक्षा का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है और व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का साधन है, इसलिए आप जनता को दो, और राज्य की आर्थिक स्थिति है ही नहीं, तो राज्य इसे देगा कैसे देगा? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए, आपके पास संसाधन भी तो होने चाहिए, और संसाधन तो नहीं। इसलिए राज्य के ऊपर ये छोड़ दिया गया कि जैसे जैसे राज्य की मजबूत हो जाएगी, जैसे जैसे राज्य की साउंड होती जाएगी, वैसे वैसे राज्य डीपीएस के सिद्धांतों को अधिकारों के रूप में कन्वर्ट करता जाएगा। अब इन स्थिति के आधार पर या इन स्थितियों को ले या इन स्थितियों अगर हम देखते हैं तो 1991 के पश्चात जब भारत ने अपनी आर्थिक को सुधारने की इकोनॉमिकल रिफॉर्म की पॉलिसी लाई, आर्थिक सुधार की नीति लाई, तो उस समय भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम था वह अनिश्चित, गठबंधन की सरकारें थी, कोलिनेशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकारों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। जब राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, राजनीति लगी हुई, तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म की स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, लेकिन जैसे जैसे राज्य की इकोनॉमिकल पोजीशन क्लियर होती गई, स्थापित होती, मजबूत होती गई, वैसे वैसे राज्य व्यक्ति को या व्यक्ति के जीवन को प्रदान करने वाले सभी स्थितियों को देना शुरू किया जो व्यक्ति के जीवन को प्रॉस्परस, जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाती। जैसे जस्ट लाइक कहीं पर एक पॉइंट ये भी था कि स्वास्थ्य का अधिकार कोविड में आ गया, ठीक, और इसी के तहत गरीब लोगों के लिए एक कंसेप्ट आ गया, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए के लिए सरकार फैसिलिटीज दे रही है। सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार के पास 5 लाख रुपए देने की फैसिलिटीज नहीं होती तो कैसे करता? अब सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, और जब सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो सरकार ने व्यक्ति के जीवन को या व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर एक आयुष्मान योजना शुरू कर दी, जिसमें 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अब इन स्थिति के बेस पर या इन स्थिति के आधार पर दूसरा डायमेंशन होता है। दूसरा डायमेंशन स्थिति वास्तव में स्थिति क्या है, तो आधार पर यही कहा जा सकता है ना कि जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई, वैसे वैसे वह जीवन के अधिकार को जो
प्रॉस्परस बनाना है। आने वाले समय में देखिएगा, आने वाले समय में मामला जरूर आएगा कि राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सूचना या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी लाइफ का एक पार्ट बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की को मजबूत कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे हम व्यक्ति के को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं? व्यक्ति के जीवन को मजबूत कर रहे हैं, व्यक्ति की स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर व्यक्ति के जीवन को सुदृढ़ कर रहे हैं, व्यक्ति की स्थिति को मजबूत तो में या इस क्षण में क्या होगा? सबसे बड़ी विडंबना होगी या सबसे बड़ी होगी कि अब आने वाले समय में इस तरह से टेक्नोलॉजी लाइफ का पार्ट बनती जा रही है, जैसे लाइफ का पार्ट बनती जा रही है टेक्नोलॉजी का पार्ट बनती, वैसे वैसे क्या बनती जा रही है कि शिक्षा का अधिकार आपको दे, टेक्नोलॉजी भी आएगा, तो आने वाले समय एक राइट और जुड़ेगा इसमें, टेक्नोलॉजी भी जुड़ेगी और टेक्नोलॉजी भी शिक्षा का पार्ट है। जैसे कहा जाए कि आज का जो बालक, जो बालक जन्म लेता वो 5G फेज का है, हम लोग हैं 2G वाले, या 2G वाले भी छोड़ दो, लैंडलाइन वाले। जी प्रतीक्षा, हम लोग लैंडलाइन के फेज के हैं ना, और आज का बालक है 5G में, उस रोता रहे उसको मोबाइल दे दो। तुम्हारी भी स्थिति यही है। आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि अगर लाइफ के हर पार्ट में अगर वह स्थिति आ जाती है तो राज्य को यह दायित्व राज्य की बनती है, राज्य ठीक। अब शिक्षा को ले लिया तो शिक्षा का रीजन यही था कि शिक्षा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन, मान लो सपोज दें एक मैं बता 1950 1950 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाता है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू करने के बाद या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाता है? यही बनती है ना कि शिक्षा के अधिकार को दिया जाए, है कि नहीं? यानी जितने भी पार्ट है, अब उस समय के पार्ट हेल्थ भी है, आपके प्रॉस्परस लाइफ का पार्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट भी था, उसके बाद लीगल एडवाइस था, राइट टू वर्क था, ठीक। तो राइट टू वर्क होने के कारण, राइट टू वर्क की स्थिति में होने, काम पाने का अधिकार, उसके बाद आश्रय पाने का लेटर, तो ये चीज, ये सब स्थितियां हैं और ये सभी स्थितियां तभी प्रोवाइड की जा सकती जब जब राज्य के पास संसाधन हो, राज्य के पास रिसोर्सेज हो, और शुरुआत में रिसोर्सेज, ठीक। अब दूसरा डायमेंशन है, दूसरी जो सिचुएशन है कि यहां पर 86 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। अब आर्टिकल
21 आर्टिकल 85 81 86 अमेंडमेंट का कितने आर्टिकल पर पड़ता है? जो 86 अमेंडमेंट है उसका इम्पैक्ट, अगर 86 अमेंडमेंट, तो यहां पर एक आर्टिकल राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर, और यह सेंटेंस 45 का, यह सेंटेंस है 45 का। तो 45 की प्रोसीजर अगर 21 में जोड़ दिया गया तो 45 की पोजीशन खाली हो गई, तो यहां पर आर्टिकल 45 में कर दिया गया 0 से 6 ईयर फ्री एजुकेशन फॉर फ्री एजुकेशन, क्लियर? फ्री एजुकेशन फॉर 0 to 6 ईयर। ठीक, अब ये क्या है? फ्री एजुकेशन फॉर 0 to 6 ईयर, फ्री एजुकेशन फॉर 0 to 6 ईयर, 0 to 6 years, एंड 51 में आर्टिकल फंडामेंटल राइट क्यों ऐड किया, ठीक? और जब इसको ऐड किया गया, ठीक, वहां प्रतीक्षा और शशि 0 से, हाँ, 0 to 6 ईयर्स फ्री एजुकेशन, यानी फ्री एजुकेशन फॉर 0 to 6 ईयर, ये क्या है? ये आंगन, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको आप बना लो, फिर हम अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। तो 21 45 ए में कितने अमेंडमेंट किए? शशि, आवाज आ रही है ना? 11, 10 + 1, 10 + 1 = 11, और ये 1 जो है 86 अमेंडमेंट है, 1, 10 तो 42 है, यह है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, बाई 42nd अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल एडमिटेड इन आर्टिकल 1, एक ऐड किया गया है, एक ऐड 10 पहले था, 42nd दिया जा रहा है, तो एक ऐड करके 11 कर दिया, ठीक? गोल्डन सिंह, समझ में आ गई बात? तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए 86 अमेंडमेंट एक्ट कितने आर्टिकल, तो ये चीज डिफाइन करे, 21 पर पड़ता है, 45 पर पड़ता है, 51 पर पड़ता है, 42 का तो भी तो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, तो इतना बड़ा अमेंडमेंट है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज। तो एक चीज, एक सिचुएशन ये भी थी, एक स्थिति, और इस स्थिति के कारण ये पोजीशन क्लियर हो रही, क्लियर? अब दूसरा डायमेंशन या दूसरी जो है, जो दूसरी पोजीशन है या दूसरी सिचुएशन है, अब पर्यावरण, प्लेटर, प्लेटर का मतलब आश्रय पाने का अधिकार। अब एक सिचुएशन है जहां पर राइट टू लाइफ एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण, अब इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पर पड़ता है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट लाइफ पर पड़ेगा, क्लियर?
तो अगर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट लाइफ पर पड़ता है तो इन्वायरमेंट को हेल्थ होना चाहिए, ठीक। लेकिन आज पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल स्टेट की नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इंटरनेट। और इस क्या कहा जाता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर कई इंटरनेशनल समिट हो चुकी, जैसे कि आप लोग को इन्वायरमेंट में बताया गया होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल समिट हो चुकी है, और इसको इंटरनेशनल समिट लेने के बाद या बात की जो वह स्थिति इम्पोर्टेंट। अब हेल्दी, अब इसका इम्पैक्ट लेकर या इसको लेकर पोल्यूशन, अगर पर्यावरण पोल्यूशन की बात, एनवायरमेंट पोल्यूशन की तो क्या कहा जाता है, कई पोल्यूशन है आपके, ठीक। लेकिन आज के फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वह है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, ठीक। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण बेसिकली प्रॉब्लम है अर्बन एरिया, ठीक। और अभी लगभग 2 दिन पहले पेपर में नॉइज पोल्यूशन को लेकर व्यू आया था, दिल्ली के नॉइज पोल्यूशन या दिल्ली के नॉइज पोल्यूशन। तो उस इसमें ये चीज डिफाइन, यह स्थिति आ गई थी कि नॉइज पोल्यूशन क्या चीज, इसीलिए अर्बन एरिया के नॉइज पोल्यूशन को लेकर एमसी मेहता पर से इंडियन यूनियन, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज हमको डाउट लगे, तमिलनाडु स्टेट है या इंडियन यूनियन, बस देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, डाउट है इसमें। 19 एमसी वर्सेज इंडियन यूनियन या तमिलनाडु स्टेट, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तमिलनाडु, थोड़ा सा आप लोग देख लो, तो देख लो। नहीं देखो, सबसे बड़ी बात जहां हमको थोड़ा सा डाउट लगता है, और ईयर में बेसिकली 1 से 2 साल का ही इम्पैक्ट हमको पड़ता है। हाँ, बस अगर डिस्प्यूट होता तो 97 हो जाता, बेसिकली 95 हो जाता, लेकिन जहां पर हम कंफर्म रहते हैं वहां पर हम डाउट लगाते ही नहीं। 1996 है मेहता वर्सेज इंडियन यूनियन 1996, और इसमें नॉइज पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन, ठीक। और गाइडलाइन में क्या था कि पहली बात कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर या नॉइज पोल्यूशन को लेकर लोगों को किया, जागरूक करते हैं, प्रदूषण के संबंध में एक गाइडलाइन देती है सरकार, ठीक। दूसरी बात है कि रेजिडेंशियल एरिया में जो लाउड स्पीकर होते हैं या तमाम प्रकार के वह क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट में 10 डेसिबल से ज्यादा की नॉइज, डेसिबल से ज्यादा न हो, ध्वनि की जो यूनिट है वो डेसिबल होती है, समझे? तो 10 डेसिबल से न हो। तीसरा, रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकरों का यूज, ठीक। लेकिन स्पेशल केस को छोड़कर, स्पेशल केस को छोड़कर, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि
जो गाड़ी में हार्न या कार में हार्न का यूज, वह हार्न उस हार्न का 10 डेसिबल से भी अधिक नहीं हो, 10 डेसिबल। और लास्ट पॉइंट देता है कि लोगों को कॉन्शियस, लोगों को बच्चों के सिलेबस में या चाइल्ड के सिलेबस में उस पार्टिसिपेट शामिल कर दिया जाए कि लोग के बारे में, ठीक, तो एक कंसेप्ट दिया गया पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण का इम्पैक्ट जो है वह वह जो है लाइफ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ेगा। अब सुनो कि अर्बन एरिया में कितना नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक, और अर्बन एरिया में नॉइज पोल्यूशन अगर होता है तो धीरे धीरे लोगों की सुनने की आदत, सुनने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है, तेज आवाज। इसलिए कहीं पर भी अगर रात्रि रात्रि के 10 बजे के बाद अगर नॉइज पोल्यूशन होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। यही रीजन है, ये रीजन था कि इस साल लास्ट ईयर तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में यानी मेट्रो सिटियों में पटाखों के प्रयोग पर बैन कर दिया, ठीक। अब पटाखों के प्रयोग पर बैन कर दिया था तो कंसेप्ट होता है क्या इस किसी के धार्मिक क्रियाकलाप पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता है कि नहीं। लेकिन आप राइट टू रिलीजन, आपका अनलिमिटेड राइट नहीं है, लिमिटेड है। और हेल्थ को लेकर, पब्लिक सोसाइटी को लेकर स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, लॉजिकल हेल्थ के बेस पर है ना, कि हेल्थ के बेस पर राज्य आपके रिलीजियस फ्रीडम पर क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है।